नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पूछता है इंडिया लेकर हाजिर हूं मैं। क्या 16 साल बाद असम में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी? क्या घुसपैठ की वजह से मुसलमानों की जनसंख्या सीमावर्ती इलाकों में तेजी से बढ़ रही है और फिर ये विस्फोटक आबादी चुनाव को प्रभावित भी कर रही है? आने वाले दिनों में क्या सीएम और पीएम बनाने में भी इस आबादी का अहम रोल होने वाला है? आज इसी पर हम बहस करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने क्या कहा है वो आइए सबसे पहले सुनिए। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये हकीकत है देश की। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ हो रहा है और घुसपैठ असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार के सीमांचल इलाकों में तेजी से इसके चलते डेमोग्राफी चेंज हो रही है। लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं। लोकतंत्र बचाना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ का मीटिंग में रहना ज्यादा जरूरी है? तो मुझे लगता है लोकतंत्र बचाना ज्यादा जरूरी है। अब वोट का अधिकार यात्रा पर जननायक राहुल गांधी जी निकले हैं, वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम ही नहीं। धनखड़ साहब को जिस तरीके से इस्तीफा हुआ और इस्तीफे के बाद वो कहीं विजुअल नहीं है, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जो है मध्यकालीन व्यवस्था बनाना चाहते हैं। चाहे वो 130 जो संशोधन आया है उसको ही ले लीजिए, या फिर धनखड़ साहब का रेजिग्नेशन ले लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। कुर्मी वोट काटे गए, मौर्य वोट काटे गए, राजभर वोट काटे गए, बिंद वोट काटे गए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो नौकरी बजा रहे हैं मुख्यमंत्री को बचाने की, ये सीधे सीधे वोटों पे डकैती के बाद एक डाकू जो है सूबे का जो है सर्वे सर्वा बन गया। इसका धन्यवाद तो इलेक्शन कमीशन को ही मिलना चाहिए। तो आपने सुना, वही आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इसकी हकीकत और भी ज्यादा भयानक है। क्यों, आप वो जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ बाकायदा मुहिम छेड़ रखी है। दावा किया गया है कि असम की जो कुल आबादी है वो 3.12 करोड़ है, जिसमें मुस्लिमों की आबादी 34% है। अब बताया गया है कि इनमें असमिया मुस्लिम की आबादी मात्र 3% है। समझिए जरा, मुस्लिम आबादी 34%, लेकिन जो असम के मुसलमान हैं, जो असम में रहते हैं, उनकी मात्र 3% आबादी है। अब 31% कहां से आई, ये बड़ा सवाल है। बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान यहां पर 31% हैं। सीएम हिमंत लगातार अनुमान जता रहे हैं कि असम में 16 सालों के बाद में जो डेमोग्राफी है वो बहुत चेंज हो जाएगी। मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। ये अपने आप में उनकी तरफ से लगातार चिंता जाहिर की गई है, और यही वजह है कि असम में बड़े पैमाने पर बंगाली भाषा बोलने वाले घुसपैठियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिससे जमीयत उलेमा हिंद परेशान है और विरोध तक में उतर आया है। और इसके बाद अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि घुसपैठिए मियां लैंड की मांग कर रहे हैं।
लेकिन उनका ये सपना बांग्लादेश या अफगानिस्तान में ही पूरा हो सकता है, हिंदुस्तान में नहीं। और घुसपैठियों को बांग्लादेश पहुंचाने में वो मदद करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा की इसी बयान का जमीयत ने जमकर विरोध किया। आरोप लगाया कि घुसपैठियों के नाम पर असम में मुस्लिम विरोधी कार्रवाई हो रही है। तो ये वो तमाम ऐसे अलग अलग पहलू हैं जिनको लेकर कई बड़ी तस्वीर जो है वो नजर आती है। असम की तरफ से जो आंकड़े हैं वो यहाँ की क्या बदलती डेमोग्राफी की तरफ चिंता जाहिर करती है, क्योंकि बार बार दावा ये किया जा रहा है आने वाले वक्त में ये जो बढ़ती जनसंख्या है और जनसंख्या में भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक हिस्सा है वो मुस्लिम आबादी का है। तो क्या आने वाले वक्त में 16 सालों के बाद में दोनों ही जो आबादी है वो बराबर हो जाएगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि असमिया मुसलमान खास तौर से असम में मात्र 3% है और आने वाले वक्त में इसका प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर नजर आएगा। इसीलिए पूछता है इंडिया कि हिंदुस्तान में वोट बैंक के लिए क्या ये धर्मशाला बन रही है? घुसपैठी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आखिर क्यों आई है? जमीयत और सीएम हिमंता के दावों में आखिर कितना दम है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनको जानने की और इनके जवाब जानने की हम करेंगे कोशिश। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, आइए आपको मिलवा देती हूँ। फिलहाल मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं और राजनीतिक विश्लेषक संदीप मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जल्दी मुस्लिम महासभा से भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और विपक्ष की तरफ से भी हमारे साथ में प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन भूपेंद्र जी, आपसे यही सवाल करने की मैं कोशिश करूंगी, जरा ये समझाइए कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, असम की तरफ से, कि ये जो पूरे घुसपैठी हैं वो सब मुसलमान हैं, इसको कितना सही मानते हैं? क्या वजह इसकी मानते हैं? ऐसा है नैना जी, सबसे पहले मैं आपको पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं और देश की जनता को सैल्यूट करता हूं। आज देश की ऐसा स्थिति बना दिया है ये लोग, आज से नहीं, ये आजादी के समय बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो है ना इस देश के अंदर में जब से कांग्रेस की सरकार थी उस समय से प्रवेश कर चुका है और उस रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारी पैमाने पर ये विपक्षी के लोग ये लोग जो है ना उसका आधार कार्ड और जो है ना वोटर लिस्ट सारी डॉक्यूमेंट से लैस करने में इनकी अहम भूमिका रही है। जो सारी बातें जो है ना हमारा 2014 के बाद जब सरकार बनी तो हम लोग पूरी इस स्थिति को जो है ना जांच करके जो है ना हम लोग पूरा प्रयासरत है कि इस देश का जो भी इस देश के अंदर में रोहिंग्या और बर्मा या कहीं का भी विदेशी इस हिंदुस्तान के अंदर में कोई जगह नहीं होगा मेरे भाई। इस हिंदुस्तान के अंदर में हमारे हिंदुस्तान का टैक्स का पैसा से, हमारे देश की जनता की टैक्स के पैसा से हम लोग जो है ना रोहिंग्या और बांग्लादेशी को भोजन नहीं करने देंगे और डाका नहीं डालने देंगे। ये लोग जो है ना पूरे देश को, जी जमीयत ये सवाल खड़े करता है कि डेमोग्राफी जो है चेंज करना चाहते हैं। लेकिन जमीयत ये सवाल जमीयत कर रहा है कि सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है, उन्हें एक तरह से टारगेट करके एक्शन लिए जा रहे हैं। और घुसपैठी मतलब क्या सिर्फ मुसलमान आबादी हो जाती है? क्या घुसपैठियों की जो लड़ाई है वो अब हिंदू मुस्लिम वाले स्तर पर होगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होना है। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार बनी है, यह जो है ना 140 करोड़ सनातनियों का देश है मेरे भाई। इसमें किसी प्रकार की कहीं से कोई कोताही नहीं है। हम लोग नहीं इसको डीप स्टेट नहीं बनने देंगे। पूरे हिंदुस्तान में ये विपक्षी लोग जो है ना इसको डीप स्टेट बनाना चाह रहे हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को भर करके अपना वोटर लिस्ट का जरिया बना करके इस देश में राज करने का जो इनका षड्यंत्र है, हम लोग उनके मंशा पर पानी फेर करके रहेंगे। इस देश की कमाई, इस देश की टैक्स के पैसा हमारे देश के लोगों को मिले, यह हमारी जो है ना सोच है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी खास करके असम के अंदर में इतनी बृहद पैमाने पर घुसपैठी और बांग्लादेशी घुसे हैं और ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर में भी जो है ना ममता दीदी काफी पाल करके रखे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे बांग्लादेशियों को बहुत जल्द हम लोग जांच कमेटी बैठा करके इन सारे लोगों को देश से बाहर करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और देश के अंदर में गलत लोगों को प्रवेश हम लोग सख्त नहीं होने देंगे और ऐसे लोगों को बाहर करके हम लोग सांस लेंगे।
ठीक है, यानी कि ताकि आप हमारा देश की ये जनता टारगेट की बात कह रहे सुखमय हैं। जीवन व्यतीत करे। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में अब मुस्लिम महासभा से प्रवक्ता हाजी नाजिम खान जी भी जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आपने सुना होगा भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि भाई जो घुसपैठी हैं उन्हें तो देश से बाहर जाना होगा, जो अचानक अप्रत्याशित रूप से अगर सीमा पार करके दाखिल हो जाते हैं, जो हिंदुस्तान की आबादी के नहीं हैं, जिनका हस्तक्षेप हिंदुस्तान में नहीं है, अगर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है तो क्या आपत्ति है? हाँ नैना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट। हाँ नैना जी, देखिए सबसे पहले तो मैं भूपेंद्र जी की एक बात का खंडन करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ की आबादी सनातनी है। भाई हाजी नाजिम खान है, हाजी नाजिम खान तो भारतीय मुस्लिम है, तो आप हाजी नाजिम खान को भी उसे सनातनी में कब, और जो ईसाई कम्युनिटी को मानने वाले कि आप मिशनरी वालों को भी ये इस तरीके का तर्क मत दीजिए। और दूसरी बात ये भी, हम आपसे भाजपा के प्रवक्ता माननीय जी आपसे पूछना चाहते हैं, भूपेंद्र यादव जी 2014 से लेकर 2025 के बीच में कितने घुसपैठिए भारत के अंदर है, उनका आप आंकड़ा जो है वो सार्वजनिक कीजिए। या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अगर किसी पे बांग्ला लैंग्वेज आती है ये तो उसको घुसपैठिया आप कह देंगे, उनके घर तोड़ देंगे, ये अब नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इस तरीके का माहौल जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर कि भारत के मुसलमानों को आप घुसपैठिया भी कहते हैं, भारत के मुसलमानों को आप रोहिंग्या भी कहते हैं, अब भारत के मुसलमान को आप बांग्लादेशी भी कहते हैं, ये क्या है भाई? आपके पास कोई तर्क तो होगा कि आपने इतने 2014 से 2025 के बीच में भारत के अंदर इतने घुसपैठिया आए तो कैसे आए? भाई हमारे देश की सेना पे हम लोगों को बड़ा फक्र है और बड़ी मुस्तैद है, क्योंकि किसी भी बॉर्डर से कहीं पे भी कोई घुसपैठिया भारत के अंदर नहीं आ सकता। हमारी सेना का हम मान सम्मान करते हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर घुसपैठिया अगर भारत के अंदर आए हैं नैना जी, तो ये बड़ा चिंता का विषय, क्योंकि गृह मंत्रालय जी से मैं जो हमारे माननीय अमित शाह हैं उनको जवाब देना चाहिए, अब बताना चाहिए कि हाँ जी देखिए 2014 से 2025 के बीच में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। अगर नहीं आए तो फिर संदीप मिश्रा जी का रुख करूं सवाल पूछने के लिए, लेकिन भूपेंद्र जी बड़ी बात कह रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर तो अगर इतनी सख्ती की बात होती है तो कैसे आखिर घुसपैठिए दाखिल हो सकते हैं? हाजी नाजिम जी की बात का जवाब दीजिए। ऐसा है यासीन साहब का मैं बता दूं, जब से देश आजाद हुआ इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति कर कांग्रेस करके इस देश को जो है ना घुसपैठिए का जो है ना बहुत बड़ा ये डेरा बना दिया हिंदुस्तान के। रे भाई ये आज का नहीं है हासिम साहब, आप लोग इस बात को समझिए, जो हमारे देश के मुसलमान हैं उसी में से कुछ चंद लोग ऐसे लोगों को जो है ना सुख सुविधा से लैस कर रहा है, और ये लोग जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति करके हमारा देश का विपक्षी जो है ना बांग्लादेशी और रोहिंग्या को घुसा करके दो डॉक्यूमेंट से लैस कर रहे हैं। इसकी पर्दाफाश बहुत जल्द होने जा रही है, अगर घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा नारा है कि यदि देश तुम्हारा है तो डर कैसा, यदि देश तुम्हारा नहीं है तो घर कैसा। हम लोग आप एकदम निश्चित लिख लीजिए, ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी ये जो एक्शन है वो आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, लेकिन संदीप मिश्रा जी खासतौर से असम या फिर ऐसे इलाकों में कहा जाए कि ये मुद्दा अभी मौजूदा नहीं है और ये बड़ी चुनौती रहती है, जो सीमावर्ती इलाके होते हैं वहां पर घुसपैठ बहुत चिंता का विषय और बहुत पुराना विषय। शायद यही वजह है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो असम गण आंदोलन जो है 1989 से 85 के बीच में चला और इसी मुद्दे पर वो निकला था। चाहे बात असम हो, त्रिपुरा हो, बंगाल में मूल निवासी बनाम बाहरी का जो एक मुद्दा है वो हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और ये चुनावी मुद्दा लगातार हर चुनाव में गर्माता रहता है, पर स्थिति यथावत रहती है। कंट्रोल कैसे होगा सर? क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा रहेगा या फिर इस पर एक्शन की जब बात होती है तो नाराजगी नजर आ जाती है? देखिए, अभी हम लोग प्रधानमंत्री जी की बात भी सुन रहे थे, बिहार की एक जनसभा में वो कह रहे थे, वहां पे भी उन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ के मूल लोगों के रोजगार को बाहरी लोगों को छीनने नहीं देंगे, घुसपैठियों को छीनने नहीं देंगे। तो यह बात केवल आसाम के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है, यह केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, केवल त्रिपुरा तक की बात सीमित नहीं है। मतलब केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कोई भी बाहरी है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और आइडेंटिफाई किए जाने के साथ ही उसको डिपोर्ट किया जाएगा। एक बात जो यहाँ पर चल रही थी कि सारे घुसपैठिए क्यों मुसलमान क्यों कहा जा रहा है, देखिए अगर
पश्चिम बंगाल को हम देखें, आसाम को देखें, एक ऐसे राज्य के साथ जुड़ा हुआ, एक ऐसे राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है जहां की 92% आबादी तो मुस्लिम है और 8% आबादी के लिए अगर आना चाहे तो प्रॉपर चैनल से तो वो तो आकर के भारत की नागरिकता ले ही सकती है, उसके लिए तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो 92% आबादी ही जब घुसपैठ कर रही है और वह 92% आबादी एक ही धर्म को मानने वाली है, तो ऐसी स्थिति में यह जो समस्या क्रिएट हो रही धर्म के आधार पर, निश्चित ही धर्म के आधार पर ही होगी। और जो बात कही जा रही है कि आपने डेटा पेश किया कि 3% मुस्लिम आसाम के हैं और 31% जो है बाहर के हैं, तो यह बहुत ही गंभीर विषय है और निश्चित ही विश्व शर्मा जी इस बात को देख रहे हैं और केंद्र सरकार भी इस चीज को देख रही है कि देखिए, अगर बंगाल में नहीं रोका जाता, बंगाल के बॉर्डर पे उन्हें फ्री एंट्री मिली हुई है और वह फ्री एंट्री मिलने का नतीजा पॉपुलेशन जो है एक सीमांचल के एरिया में इकट्ठा हो गई है, जबकि इधर उत्तर प्रदेश से लगे हुए बॉर्डर पर अगर हम देखें तो इस तरह का असंतुलन नहीं बना हुआ है। तो हम ऐसी बातों पर आंख मूंद करके नहीं बैठ सकते और जो एक कदम उठाया गया है अभी 18 साल का आधार वाला, यह मैं तो कहूंगा कि बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है और बाकी राज्यों को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए जो है। ये देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, जैसे आज ही एक जानकारी ये सामने आई कि अब 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग होंगे असम में, उनके नए आधार कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। हालांकि ये कहा जाए कि जिनका अब जन्म हो रहा है या फिर कुछ विशेष प्रोविजंस जो हैं उनकी बात अलग है, या फिर ऐसे लोग जो अभी तक बनवा नहीं पाए हैं उनको बाकायदा देखा जाएगा, जाँच की जाएगी और उन्हें ज़रूर एक तरह से लिबर्टी मिली है। लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है और इसको लेकर भी जमकर विरोध देखने को मिला है। लेकिन हाजी नाजिम खान साहब, अगर कोई अपने प्रदेश की या फिर बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, अगर वहां पर जनसंख्या अलग से बदलती है, वहां पर अचानक से संख्या बदलने लग जाती है, हर तरह से गणित बदल जाता है, वहां पर उसके अनुसार तमाम रणनीतियां होती हैं, तो मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि हमने जो डेटा पेश किया कि 34 में से माफ कीजिएगा, वहां पे मात्र 3% जो लोग हैं वो तो असम के मुसलमान हैं, बाकी आखिर कहां से आते हैं? तो वहां का प्रदेश का मुखिया तो ये तय करेगा ही ना, अपने प्रदेश की तमाम जनता को सिक्योर करने के लिए, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए। हाँ नैना जी, देखिए आपका बड़ा ही वाजिब सवाल है। देखिए आपके वाजिब सवाल का जवाब बड़े प्यार से देता हूँ। देखिए हम लोगों ने तो कभी घुसपैठिया देखे नहीं, लेकिन हाँ एक घुसपैठिया हाजी नाजिम खान ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की एक सीमा हैदर किस तरीके से आई, नेपाल के रास्ते भारत के अंदर एंट्री करी गई, अभी तक वो भारत के अंदर कर क्या रही है, क्या वो घुसपैठिया की श्रेणी में नहीं आती है? तो उसका भी थोड़ा सा देखना चाहिए। हम लोगों ने तो देखा कि हाँ अगर सीमा हैदर आई है तो जो हमारे हिंदू भाई थे उसको सीमा भाभी कह के बोल रहे थे, ये क्या भाई वो घुसपैठिया, कोई भारत की नागरिकता नहीं ली है उसने, तो अभी तक वो भारत के अंदर कर क्या रही है? उसको भेज देना चाहिए वापसी, जिस मुल्क से आई है उसी मुल्क के अंदर उसको भेज देना चाहिए। और कब उससे भेजेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे भी भाजपा के प्रवक्ता डिक्लेयर करते। और इसके साथ साथ एक चीज देखिए, असम के जो मुख्यमंत्री जी है हमेशा कहीं ना कहीं तो बयान देते रहते हैं, कभी वो 1951 वाला 12% वाले मुसलमान वाला बयान दे देते हैं, कभी वो कह देते कि हाँ जी हम तो मुसलमानों को देख रहे हैं, मियां मुसलमानों को देख रहे हैं, और कभी वो आता है कि उनका कि भाई अगर हरी सब्जी अगर महंगी हो जाती है तो उनको आपत्ति चालू हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये मुसलमान हरी सब्जी खा रहे हैं इसलिए सब्जी महंगी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका ट्विटर वाला अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा बयान नहीं है, ये वहाँ के असम के मुख्यमंत्री जी का बयान है। हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी, देखिए ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है, खैर ये इससे बहुत इतर बात है, लेकिन ये तो बात आप मानते हैं कि अगर असम में यहाँ पे आप समझ रहे हैं आधार कार्ड का जो सैचुरेशन है वो 103% आया है, 103%, यानी कि जितनी संख्या है वहां पे जितने लोग हैं उससे ज्यादा ही आधार कार्ड बने हैं। और जो पहले जानकारी सामने आई उसके बाद में दिन ब दिन मामले से बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल करने के लिए जब बात CAA की होती है, NRC की होती है, तो उसके बाद में नाराजगी जतानी शुरू हो जाती है कि भाई हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। तो जो सही व्यक्ति होगा तो उसे दस्तावेज पेश करने में कोई आपत्ति होगी क्या? हाँ नैना जी, देखिए आपके सवाल का देखिए एक प्यारा सा जवाब यह है कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए असली दस्तावेज है। अगर आधार कार्ड अगर वैलिड है तो फिर SIR के अंदर क्यों आधार कार्ड को मना कर दिया गया? जो बिहार के अंदर अभी हुआ था पूरा SIR के अंदर, वहाँ पे आधार कार्ड इन जो थे सबको हटा तो दिया जब गया। अगर उसे नहीं मान रहे हैं वैलिड, तो अगर ये एक्शन भी होता है तो फिर क्यों आपत्ति जता रहे हैं?
फिर तो ठीक है, मैं वही जिसका चीज- बन रहा है नहीं बनाया कोई बात नहीं, फिर तो उसमें तो फिर डर की कोई बात ही नहीं है। हाँ नैना जी, मैं उसी सवाल पे आता हूँ। जब आधार कार्ड वैलिड नहीं है कि भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सकता, तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भारतीय नागरिकता साबित कर सकते हैं? उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वहां पे आसाम के अंदर जो एक प्रक्रिया है उसको चालू कीजिए। लेकिन आप आधार कार्ड के नाम पर इस तरीके की बात करते हैं। फिर मैं वही कहता हूँ कि हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन हम लोगों के पास नैना जी ऐसा कोई भी विक्टिम कार्ड नहीं है कि हम अपना विक्टिम कार्ड दिखा दे कि जी हमारे मैं यही सोच रही थी कि अभी तक विक्टिम कार्ड क्यों नहीं आया हाजी नाजिम जी। नहीं, मैं तो वैलिड बात कर रहा हूँ। मैं तो वही भूपेंद्र victim यादव जी, हमारी बात विक्टिम कार्ड तो है नहीं हाजी नाजिम जी के पास में, तो क्या बांग्लादेश के जो बांग्लादेश बोल रही वहां से जो लोग आए हैं, जैसा दावा किया जा रहा है असम में, क्या उनके पास में ये विक्टिम कार्ड है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है। वहां पर अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए जो भारत के नहीं हैं, जिनके पास में उनकी नागरिकता नहीं है, असम के प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, तो उन पर एक्शन लेना, क्या वो विक्टिम कार्ड नजर आता है? हमसे पूछ रहे हैं नैना जी? जी भूपेंद्र यादव जी, आप ही से है। ऐसा है, ये भाई साहब जो है ना बड़ा प्यार से बात करते हैं, ये लोग बड़ा प्यार से बांग्लादेशी को घुसा के घर में छिपा भी लेते हैं, यही लोग छिपाता है। और उसका इनका जो है ना आला रखा राहुल गांधी जी, इधर लालू प्रसाद और उधर ममता दीदी, ये सब बैठ करके जो है ना ये लोग घुसरू डुगड़ू करता है। ये लोग वोट बना के घुसरू डुगड़ू करके और जो है प्रदेश पर काबिज जो बने हुए हो, तुरंत जो है इसकी जांच हो रही है, घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक स्पेशल टीम का गठन हो रहा है। एक देश के अंदर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी वैसा जो है 2014 के बाद देश पर बिहार देश की जनता की चुनी गई सरकार बनी है, जो किसी प्रकार की देश के अंदर में जो गड़बड़ी करना चाहेंगे इसका भी तो कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, बताइए ना। अरे भाई मेरी बात को सुनो। अगर बांग्ला अरे बीच में मत बोलना, घर तोड़ देंगे क्या भाई? अरे बीच में मत बोलना। अगर नहीं सुन लीजिए, अगर किसी पर बांग्ला भाषा आएगी तो आप अगर इसकी इंक्वायरी करोगे तो तोड़ देंगे क्या? मेरे क्या भाई यही संविधान का अंतर्बात है क्या? हिंदुस्तान को तो गाओ भी हिंदुस्तान को, नहीं तो गाना दूसरा नहीं गाना है। अब बात को सुनिए, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। अब मेरी बात को सुनिए, मैं कभी किया क्या? आप तो सुन रहा हूँ सर, आप ही की सुन रहा हूँ की तरह बात करो ना भाई। अरे मैं तो आप ही की सुन रहा हूँ, मैं तो आपका पूछ रहा हूँ। हिंदुस्तान है ये, राहुल गांधी और राजीव गांधी का हिंदुस्तान नहीं है ये। लेकिन गांधी जी का हिंदुस्तान का हिंदुस्तान है, और अपनी हक की बात करने का अधिकार है इस टीवी चैनल पर से। आप लोग जो चाहोगे कि बांग्लादेशी की हक की बात हो, रोहिंग्या की हक की बात हो, कहाँ से आए ये तो बता दीजिए, जबकि हमारी देश की सुरक्षा बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की सुरक्षा मुसलमान है बहुत मजबूत है। देश की बाहरी लोग हैं, उनकी परेशानी होगी और हम लोग देश से बाहर करके जंग लेंगे। हाजी नाजिम खान जी, देश का जो है ना शेर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी बैठा है, जो चुन चुन करके रोहिंग्या और पाकिस्तानी को और बांग्लादेशी को हम लोग जो है ना, ठीक है, एक एक करके एक एक बात को जो है ना आप लिख लो मेरे भाई। इसमें हम लोग राहुल गांधी की तरह जो है ना डेमोग्राफी को बदलने नहीं देंगे देश को। ये देश हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तानियों का रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो आखिर कौन है वो लोग? लेकिन संदीप मिश्रा जी, एक बात ये बार बार बड़ी दिलचस्प हो जाती है, जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं तब ये घुसपैठियों का जो जिक्र है, ये मुद्दा जरूर, या ये कहा जाए ये जिन्न तब जरूर निकल कर आ जाता है। जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से घुसपैठी जो हैं, जिनको हम कहते हैं कि घुसपैठिए हैं, बाहर से आए हैं, वो चुनाव में किस तरह की भूमिका निभाते हैं? क्या उन्हें वोटर लिस्ट में एक तरह से इम्प्लांट करने की कोशिश की जाती है और वो चुनाव पर इम्पैक्ट डालते हैं? देखिए, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि जिसको आधार मिला हुआ है और फिर इलेक्शन आई कार्ड मिल गया है, ये सब बातें तो पब्लिक डोमेन में हैं, तो इसके बाद तो कहा ही नहीं जा सकता कि चुनाव को प्रभावित नहीं करते, बल्कि चुनावों को खास करके पश्चिम बंगाल, आसाम और ऐसे राज्य जो बांग्लादेश जैसे राज्य से सटे हुए हैं, राष्ट्र से सटे हुए हैं, वो तो डेफिनेटली उसको अफेक्ट करते हैं। और राजनीतिक पार्टियां उसमें कहीं न कहीं इंटरेस्टेड हैं। इस बात को हमें गौर करना होगा कि राजनीतिक पार्टियां उसमें इंटरेस्टेड हैं, और जो लोकल कार्यकर्ता होता है राजनीतिक दलों का, वह
साल भर यही काम ही करता है। उसका काम होता है लोगों का आधार बनवाना, राशन कार्ड बनवाना। कल को जिससे जब इलेक्शन आई कार्ड बने तो उसके लिए डॉक्यूमेंट पहले से तैयार हो। और जब फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं और कल को जब उन डॉक्यूमेंट्स पे हथौड़ा चलेगा तो निश्चित ही राजनीतिक दल रोना तो शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई बेस ही जब फर्जी है, अगर इन चीजों को ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है। अब ये बताइए, इलेक्शन आई कार्ड में आधार कार्ड हमेशा से परिचय का प्रमाण पत्र माना गया है, आइडेंटिटी का माना गया है, न कि नागरिकता का माना गया है। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को कनेक्ट कर दूं, आपके दर्शकों तक बात जानी चाहिए। ऑटोमेटेड प्रोसेस से नागरिकता निर्धारित नहीं हो सकती है। ऑटोमेटेड प्रोसेस क्या है? आपका रेटिना स्कैन होता है, आपके हाथों की अंगुलियां स्कैन होती हैं, इसके अलावा आपका कुछ भी वेरीफाई नहीं किया जाता। मैं तो कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग पर भी आधार बन सकता है भारत में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नागरिकता और आपका रेजिडेंस का प्रूफ यह ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करती है। जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जब उसकी जांच करते हैं कि आप अमुक पते पर पाए जाते हो, आपके पिताजी का नाम यह है, आपके नाम कुछ जमीन है या कभी रही थी, हर चीज का जब वो जांच कर लेते हैं तब आपको डोमिसाइल मिलता। मैं नहीं कह रहा कि ये भी 100% प्रूफ प्रोसेस है, क्योंकि आपने देखा बिहार में कुछ लोगों को डोमिसाइल तो ऐसे लोगों को मिल गया जिसका मतलब सोशल मीडिया में मजाक भी बना। तो ऐसे भी अधिकारी हैं जो पूरे सरकारी सिस्टम का मजाक भी बनाते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि नागरिकता, एसआईआर, सीए, एनआरसी, ये सब ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय शुरू हुआ है। पिछले हम 3-4 साल 5 साल से देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बांग्लादेशी है उसके खिलाफ जब कोई भी कार्रवाई चाहे दिल्ली में की जाती है, चाहे कश्मीर में की जाती है, चाहे कर्नाटक में की जाती है, भारत के किसी भी कोने में जब की जाती है तो एक गैंग है जो उनके लिए सुर में सुर मिला के खड़ा हो जाता है, उनके राइट्स के लिए आवाज उठाना शुरू कर देता है। कारण क्या है? कि वह उनके लिए एक रॉ मटेरियल है जो चुनाव में मत का काम करता है, वोट का काम करता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो है हर सार्वजनिक मंच पर या मीडिया में आकर के रोना धोना शुरू करते हैं। देखिए, ये बड़ी बात है क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही अगर घुसपैठी बदलते हैं या फिर आते हैं, आबादी अगर बदलती है किसी भी इलाके की, तो उसका हर लिहाज से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चाहे बात धार्मिक या सांस्कृतिक बदलाव, वो जब होता है तो उसके आधार पर ही रणनीतिक बदलाव जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं। और ये हम समय समय पर देखते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में खासतौर से त्रिपुरा की बात हो, असम की बात हो, और इवन देश की राजधानी दिल्ली तक की बात हो। लेकिन बार बार हाजी नाजिम जी एक सवाल पूछ रहे हैं भूपेंद्र जी कि आखिर अचानक इतने घुसपैठी दाखिल कैसे हो गए जब हमारी सीमाओं पर इतनी तगड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। पिछले कुछ वक्त से तो और भी ज्यादा घुसपैठ को कंट्रोल करने की कोशिश है। नहीं, ऐसा है नैना जी, मैं बताऊं, हमारा सेना में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि जो पॉलिटिकल व्यक्ति थे, ये लोग पहले ये 65 साल देश पर जो शासन किए, और बिहार और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सारे क्षेत्रों में जो है कांग्रेस के जो शासन थी, उस शासन का जो है ना, ये जो है ना पैदा किया हुआ सिस्टम है। अच्छा। ये लोग अपने समय में इतना ना रोहिंग्या बांग्लादेशी को नैना जी घुसा लिए हैं, और सारे को आई कार्ड, इलेक्शन कार्ड और यहाँ तक कि आधार कार्ड से इनका एक रैकेट है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो घुसपैठ हुई है वो 2014 के पहले की घुसपैठी है? जी, ये सारे लोग 2014 से पहले इतना पांव को अपने जमा लिए हैं पूरे देश के अंदर में, एक ही जगह नहीं है। आपका यूपी में भी है, वहां भी जाइए, कोई मुसलमान पर आवाज उठाएगा तो अखिलेश यादव खड़ा हो जाते हैं सीना तान के। इधर यहाँ होते हैं तो तेजस्वी सीना तान के कहता है कि 1-1 पर 5-5। यहाँ जो है ना वेस्ट बंगाल में ममता दीदी खड़ा हो जाती है। उधर चले जाइए आप, एक तो आसाम में के अंदर में जो वीर बेटा पैदा लिया, जो आज टोटल आसामी जो है वहां का गौरव से जो है जीने का जो है ना उनको शक्ति मिला है, और जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी है सबको ध्वस्त करके बाहर किया जा रहा है, और इसी तरह पूरे देश में बाहर होगा। गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक कमिटी बना रहे हैं, इसकी जांच चल रही है। पूरे देश के अंदर में टीम गठित करके सेना का टीम गठित होगा, एसआईआर की बात जो है वो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू हो। सर भी कुछ तरीके से अपने तरीके से बता रहे हैं। संदीप सर, देखिए, मैं भूपेंद्र जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि घुसपैठ नहीं बढ़ी है, घुसपैठ को आइडेंटिफाई करने का जो है टारगेट बड़ा हो गया। क्योंकि दिल्ली में आपने देखा
अहमदाबाद में आपने देखा, आखिर आज से पहले अहमदाबाद में इतने सारे बांग्लादेशी क्यों नहीं पकड़े गए? महाराष्ट्र में पकड़े गए। सारे राज्यों में एक कहते हैं टारगेट आधार पर या कहें मिशन मोड में काम चल रहा है, और इसीलिए जहां जहां भी ये सेफ हेवन समझ करके बैठे हुए हैं जाकर के बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको डिपोर्ट करने का काम भारत सरकार कर रही है। और एक मैं बता दूं, इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि शेख हसीना जी का यहाँ आ जाना, मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, शायद लोग एग्री हो सकते हैं, नहीं एग्री हो सकते हैं। जब तक लोकतंत्र था, भारत बांग्लादेश के संबंधों की चिंता करते के लिए हो सकता है कि यह गतिविधि इतनी टारगेटेड लेवल पे न की जा रही हो, मिशन मोड पे न की जा रही हो। लेकिन जब हिंदुओं पे अत्याचार वहां शुरू हो गया तो हमें लगा कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में मिठास सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, जो वहां की लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी को, उस देश को वापस किया जाना। लेकिन संदीप जी, जैसा कि अभी भूपेंद्र जी तो कह रहे हैं कि ये 2014 से पहले आए हुए घुसपैठी हैं, एक तरह से उन्हें अब सर्टिफिकेशन जो है वो मिलने का काम हुआ और अब उन्हें एक तरह से चिन्हित करने का काम हो रहा है। तो शेख हसीना तो अभी पिछले साल आई नहीं, शेख हसीना आई तो सरकार वहां बदल गई ना। हाँ। सरकार से मुझे वहां संबंध तो निभाना नहीं है, मीठा मीठा संबंध तो हमारा चल नहीं रहा है कोई बांग्लादेश से। थोड़ा सा दबाव जो होता है सरकार के ऊपर कि सरकार के लेवल पे भाई कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिस तरह से कि हमारा आज का अमेरिका के साथ टकराव थोड़ा सा दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकारें थोड़ा सा चीजों को बर्दाश्त करती हैं, टोलरेट करती हैं। लेकिन आज जब वहां पे एक सैन्य शासन आ चुका है, एक कठपुतली शासन बैठ चुका है, तो सरकार को पता है हम बांग्लादेश की लायबिलिटी को अपने देश में नहीं रखेंगे, इनको उनके देश में वापस भेज दिया जाए। ठीक है, हाजी नाजिम जी कुछ कह रहे हैं। हाँ नैना जी, देखिए मैं ये कहना चाहता था कि अभी बांग्लादेश की बातें हुई है और ये कहा गया कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो जिस तरीके की घटना घटी हुई थी, तो वहीं पे हमारे अपने बांग्लादेश से हिंदू भाई बॉर्डर पर आए थे। लेकिन हमारे भारत की आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, सेना बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने उनको भारत के अंदर नहीं लिया, उनसे वापसी कह दिया कि आप वापसी अपने देश के अंदर जाइए। जब मेरी सेना ने, जब मेरे जो बांग्लादेशी हिंदू भाई है, जब उनको नहीं लिया तो घुसपैठिए भारत के अंदर कैसे आ जाएंगे, ये मेरा अपना एक सवाल है। और जबकि देखिए वहां पर असम के अंदर 2016 से अब 2025 हो गया, 2026 में वहां पर चुनाव है, तो लगभग 9 साल कंप्लीट होने जा रही है और 10वें साल में वहां पर चुनाव हो जाएगा। ये चुनाव के एंड टाइम से पहले ही तो जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात होती है, लेकिन तो ये बड़ा हाजी गंभीर नाजिम खान मुद्दा है। साहब, मैं अपने दर्शकों को एक बड़ा दिलचस्प सा एक फैक्ट जरूर बताऊं, भले ही ये चुनाव के वक्त में मुद्दा उठता हो। हम अक्सर देखते हैं पश्चिम बंगाल सबसे बेहतर उदाहरण है संदीप जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर जब बीजेपी ने 2021 का जब चुनाव था तो सीएए का मुद्दा बड़ा जोरों शोरों से उठाया, ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया, मुस्लिम वोट बैंक पूरा ममता बनर्जी के साथ में गया और एक अच्छा वोट बैंक रहा। ये बात अलग है कि उसका सीटों पर प्रभाव या फिर वोट प्रतिशत पे उसका प्रभाव पड़ता, लेकिन सीधा सीधा ये जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है, फायदा उनको हुआ। अब पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर बिहार की बात करें, बिहार में भी चुनाव है, विरोध विपक्ष का यही नजर आता है। क्या चुनाव में इसका असर आपको होता हुआ नजर आता है क्या? देखिए, जिस चीज से जनमत का निर्माण होता हो या जनमत में पोलराइजेशन होता, वह सारे मुद्दे राजनीतिक दल उठाते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल अपने कार्य में कहीं न कहीं असफल रहा। उसका नतीजा है कि पश्चिम बंगाल की समस्या बिहार के बॉर्डर पे आके चली गई। बिहार से कोई भी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं सटती है, ना ही म्यांमार से सटती है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप देखिए एक राज्य घुसपैठियों के लिए कितना फ्रेंडली है कि वहां से कोई घुसपैठ करता है और बिहार की सीमा तक चला आता है टहलते हुए, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो चुनावी मुद्दा इसको न कह करके हमें मानना चाहिए कि कुछ न कुछ सरकार में खोट है पश्चिम बंगाल में, जिसके चलते घुसपैठ की समस्या हो रही है। आसाम में भी अगर आपने देखा, जो 31% का डेटा आया है, वो सिर्फ इसलिए आया कि आसाम सरकार ने आइडेंटिफाई किया कि इतने सारे घुसपैठी आ चुके हैं। लेकिन संदीप जी, फिर तो ये ऐसी बात हो जाती है कि जब हम विधानसभा के चुनावों में देखते हैं कई राज्यों में विपक्ष को इसका फायदा होता है, लेकिन केंद्र सरकार की जब बात होती है, जब आम चुनाव में, क्या उसे बीजेपी को उससे फायदा होता है? क्योंकि उनके तो वोट प्रतिशत बढ़ते नजर आए पिछले कुछ वक्त से। दिल्ली जैसे राज्य में, दिल्ली जैसी जगह पर भी रोहिंग्याओं का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया, एक्शन लेने की बात हुई। सीएए एनआरसी को लेकर तो यहाँ पर कितने बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन चुनाव के नतीजे इससे इतर थे। देखिए, इसको राजनीतिक नफे नुकसान से हमें नहीं जोड़ के देखना चाहिए। सीधी सी बात है,
मैं यही कहूंगा कि इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ करके देखें, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर खतरा हो रहा है कोई चीज, इसे शुक्र मनाए। चलिए, चुनाव के समय ही अगर लोग जग रहे हैं तो राजनीतिक दलों का हमें स्वागत करना चाहिए कि चलो कम से कम चुनाव के समय ही आप इस विषय को उठा रहे हो, लेकिन उठा तो रहे हो सही। और एक और बड़ा खास एक फैक्ट बता दूं, फिर मैं भूपेंद्र जी और हाजी नाजिम जी का रुख करती हूं। दरअसल त्रिपुरा की अगर हम बात करें, यहाँ पर फैक्ट ये है कि यहाँ पे राज्य की जो जनसंख्या है, संरचना बदलने का आरोप लगातार होता रहा है। 1948 में त्रिपुरा में आदिवासी आबादी थी 53%, लेकिन अब लगभग 31% रह गई है। और बात ये कही जाती है कि बड़ी संख्या में इस इलाके में भी बांग्लादेशी प्रवासियों की वजह से एक तरह से जो प्रतिशत है वो घटा है। और बाकायदा ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 2022 में भी संसद में जो बताया गया था कि भाई बांग्लादेश सीमा पर हर साल हजारों अवैध घुसपैठी पकड़े जाते हैं जो दाखिल होने की कोशिश करते हैं। और 2017 से 22 के बीच में करीब 1.5 लाख लोगों को पकड़ा गया है, 1.25 लाख लोगों को पकड़ा गया है, ज्यादातर उसमें बांग्लादेशी हैं। हाजी नाजिम जी, आप यही बात कह रहे थे कि भाई सीमा पर क्या होता है, ये होता है वहां पर पकड़े गए 1.25 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी जो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे अवैध तरीके से। हाँ, देखिए नैना जी, मैं ये कहता हूँ कि भारत के अंदर घुसपैठियां पहली बात तो आने नहीं चाहिए। और देखिए, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ अपनी सेना के लिए। मेरी सेना बहुत अच्छी है, हम अपनी सेना पर बड़ा फक्र महसूस करते हैं क्योंकि सेना बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं ये कहता हूँ, क्या जो पश्चिम बंगाल की बातें हो रही है या असम की बातें हो रही है, क्या यहाँ पर बॉर्डर को खोल दिया जाता है कि भाई आप आइए घुसपैठिए, आप आइए, भारत के अंदर चुनाव है, चुनाव आप कराने के बाद आपको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी, अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाइए, वरना आप यहीं पे रह जाइए। क्या इस तरीके की कोई प्रक्रिया है क्या बॉर्डर पर? क्या ये बॉर्डर पे खुलेआम आ जाते हैं जो बार बार ये कहते हैं कि भाई ये बॉर्डर पर से आ जाते हैं, जबकि मैं तो कहता हूँ कि बॉर्डर पर से नहीं आ सकते, किसी भी सूरत पर नहीं आ सकते, क्योंकि सेना हमारी स्ट्रॉन्ग है। बड़ा फक्र महसूस करते हैं हम लोग। और दूसरी बात, मैं बार बार एक बात और मुद्दा मैं उठाना चाहूंगा कि देखिए नैना जी, अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र के अंदर एक हिंदी बेल्ट और मराठी बेल्ट का भी जिक्र चल रहा था। किस तरीके से वहां पर अगर हिंदी बेल्ट वाले को एक मराठी बेल्ट वाले किस तरीके से पीट रहे थे और कह रहे थे कि भाई आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, मराठी में बात करनी पड़ेगी आपको, इस तरीके के। और आपके चैनल ने भी बहुत अच्छी तरीके से आवाज उठाई थी इस पर। तो देखिए नैना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ भारत के अंदर हो क्या रहा है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर ये हिंदी बेल्ट के साथ ऐसा हो रहा, और असम के अंदर एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर दिया जाता है और कहा दिया जाता है कि ये तो घुसपैठिया। कैसे घुसपैठिया हो सकते हैं जिनके दस्तावेज 80 साल पुराने हैं, 100 साल पुराने, ऐसे वहां के लोगों ने बताया और दिखाया। तो फिर आप किस तरीके से उनको कह सकते हैं कि घुसपैठिया? हम इसीलिए तो बार बार पूछते हैं कि 2014 से सिर्फ 2025 तक का आंकड़ा हम लोगों को भी पता होना चाहिए। बाकी 2014 से पहले का आंकड़ा हम जो मौजूद जो उस वक्त की सरकार थी, तत्कालीन सरकार, उनसे भी मांगेगी कि भाई भारत के अंदर घुसपैठिया आए कैसे। लेकिन जब तक के देश तो सुरक्षित हाथों में कोई भी घुसपैठिया नहीं आ सकता। तो नैना जी, मैं तो बार बार इसी बात को पूछा कि 2014 से 2025 के बीच में घुसपैठिया आए तो आए कैसे, आए तो अभी तक वो भारत के अंदर कर क्या रहे? वापसी भेजिए उन्हीं के देश में नाप मार कर। हम तो कहते हैं घुसपैठियों को भेज। अब देखिए, जब सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो घुसपैठिए हैं वो एक तरह से कब्जा करने की कोशिश में रहते हैं, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रखे हैं, घुसपैठी मियाँ लैंड की मांग कर रहे हैं, ये उनका कोर्ट है और उनका सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाए, जमीयत उलेमा हिंद कह रहे हैं कि भाई जो कार्रवाई की जा रही है वो मुस्लिम विरोधी है। हमारे यहाँ एक बात जरूर कही जाती है, सांच को आँच क्या, तो जो सही है उसको फिर दिक्कत क्यों होनी चाहिए? हाँ, आपका सवाल मेरे से है जी नैना जी? जी। हाँ, देखिए जमीयत की तरफ से बहुत अच्छा बयान आया। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम पर जिस तरीके से मकान तोड़े गए, हम कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। जांच कीजिए। आपने अगर भाई मान के चलिए, अगर किसी पे बांग्ला लैंग्वेज आती है, अगर वो बांग्ला में भाषा करेंगे तो क्या वो बांग्लादेशी होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे उसी तरीके से अगर तमिल में बात करने वाले अगर श्रीलंका से हो तो क्या आप मेरे तमिल भाई वालों को श्रीलंका का कह देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भाषा, हाँ, भाषा के आधार पर अगर किसी को ठीक है। मेरे साथ में अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस चर्चा में हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। और लगातार अलग अलग तथ्य जरूर पेश किए जा रहे हैं, चाहे बात सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के आधार कार्ड वाली बात हो, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी घुसपैठिए का जिक्र किया, असम या कहा जाए कि जो बॉर्डर इलाके हैं बड़ी चर्चा का विषय है। अब घुसपैठिए की लड़ाई अब हिंदू मुस्लिम की तरफ जाती हुई नजर आती है।
चुनाव का वक्त है, चुनाव इम्पैक्ट करेगा क्या? भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि भाई पहले की सरकारों ने उनको एंट्री दी है। अब देखिए, बड़ी जो है हास्यास्पद बात यह है नैना जी, ये वो सरकार है जो घुसपैठियों की बात करेगी, उसके नाम पर वोट भी मांगेंगे। लेकिन एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है कि यूपीए गवर्नमेंट में 10 साल में हमने 1.5 लाख से ज्यादा घुसपैठियों को बाहर किया। भारतीय जनता पार्टी अपना 11 साल का आंकड़ा दे दे कितने लोगों को निकाला। भैया घुसपैठिए तो आप लोग हो। मतलब हमारे यहाँ नैना जी एक चोर था, वो चोर जो है जब उसकी चोरी पकड़ी जाने लगी तो राम 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 और एक कपड़ा पहन लिया वो साधु वाला, राम 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 राम। पुलिस वालों ने बहुत मारा और मार के बंद कर दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी चुट्टों की चोरी पकड़े जाने के बाद ये घुसपैठिए फला ड्रामा कर रहे हैं। या हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई आपने अब तक क्या की? भूपेंद्र जी, हमने 1.5 लाख निकाला, हमको तो किसी ने नहीं मना किया, किसी ने नहीं रोका। आप क्यों ऐसा, आप कार्रवाई भी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना उसके नाम पर इतना विवाद पैदा कर देते हो कि इस तरीके के बयान आते हैं। और एक बात मैं और एक आंकड़ा दे देता हूँ, घुसपैठिए की बात जहां तक आती है, जो है 2005 या 6 में श्री प्रकाश जायसवाल जी ने 2 करोड़ की संख्या बताई। 2016 में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, कोई जानकारी नहीं। एक हलफनामा 2016 में इन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट, उसमें इन्होंने भी 2 करोड़ की बात कही, लेकिन उसमें कहा कि कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है कि कितने घुसपैठिए कहां पे हैं। फिर उसके बाद 2021 में सदन में सवाल लगाया गया, उसमें ये कहते हैं कि घुसपैठियों की कोई संख्या नहीं है। तो चलिए भैया, आप कोई ऑथेंटिक स्रोत बता दीजिए कितने घुसपैठिए हैं। भूपेंद्र जी, जब तक अभी संदीप जी नहीं थे आपने कहा था कि विपक्ष खासतौर से यूपीए की गवर्नमेंट के वक्त पे 2014 के पहले घुसपैठियों की एंट्री हुई और उन्हें सर्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई। जवाब दे रहे हैं संदीप जी। ऐसा है, ये लोग जो है ना, ये लोग भविष्य की बात करते हैं, प्रेजेंट में जो है ना ये लोग नहीं बतियाते हैं। ये कहाँ बाहर किए हैं इन्हें बताइए, इनके पास क्या रेकन है? ये लोग घुसाए हुए हैं, तो अब ये लोग जो है ना झूठ मूठ के कहा कि हम निकाल दिए, लेकिन निकाला नहीं है। मैं बताऊं, ये पूरे देश के अंदर में इन लोगों ने घुसपैठिए को ऐसे ऐसे जगह ठिकाना लगा दिए हैं। आप चले जाइए पूरे देश के जितने भी स्टेट हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम की आबादी अधिक है, वहीं लोग छिपा हुए हैं। ये लोग वोट के लिए यूटिलाइज करते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस देश को ये लोग संविधान से चलाने वाले नहीं है। ये लोग जो है संदीप त्रिपाठी हैं, आपको मालूम नहीं है। बहन नैना, मैं बता दूं, राहुल गांधी सिंह टाइटल चोर है, जन नायक कहता है, लोग आगे में जन नायक और पीछे में गांधी। देखिए क्या बात करेगा? निजी टिप्पणियां नहीं, सुनिए लेकिन संदीप जी, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब अगर अवैध घुसपैठी या फिर ऐसे लोगों को चिन्हित करने पर या फिर उन पर एक्शन लेने की बात होती है, जिस तरह से सीएए की बात हुई, एनआरसी की बात हुई, उसमें विपक्ष ने एक बड़ी भूमिका निभाई विरोध जताने की। तो मुझे जरा बताइए कि जब अगर एक्शन होता है तो विपक्ष का उनको समर्थन करना या फिर ऐसे किसी कदम का विरोध करना क्या दर्शाता है? नैना जी, पाकिस्तान के वारिस पठान के नाम पर भारत के जुम्मन मियां, नथू राम और हमारे ओबीसी और एससी भाइयों और आदिवासी भाइयों के साथ आप अत्याचार करिएगा और हमारे भारत के जुम्मन मियां के साथ अत्याचार करिएगा तो हम सहेंगे? आप बताइए, बिहार में आप कह रहे थे, अब तो एसआईआर हुआ ना, उसमें कितने बांग्लादेश से निकल कर आए भाई, बताइए ना। देश जानना चाहता है, बात करके लोग गपोलिया नहीं कर रहा है, गपोलिया करते हैं, गपोलिया। अरे इनको शांत कराइए, गपोलिया नहीं। हमने एक छोटा सा सवाल पूछा, कितने घुसपैठियों को आपने निकाला। हम जो आंकड़ा दे रहे हैं कोर्ट एंड अनकोर्ट में, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर आप जाएंगी, आप अपने पीसीआर को कह दीजिए, अगर जो मैंने कहा है मेरा आंकड़ा गलत तो माफी मांगेंगे नहीं। इनको एक ही चीज आती है, सिर्फ फर्जी का विवाद पैदा करना, फर्जी विवाद पैदा करते हैं ये लोग बस।
नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है संदीप जी, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आप ये तो मानते हैं, बल्कि अब तो ये सिचुएशन है, कहा जा रहा है कि भाई आने वाले 16 सालों में, मैं असम की बात कर रही हूँ, असम की सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाकायदा ये बात कही है कि यहाँ का जो पूरा रेशियो है वो बदलता जा रहा है। मौजूदा वहाँ की आबादी और जो वहाँ के असमिया मुसलमान हैं, उनसे ज्यादा तो बाहर बांग्लादेशी मुसलमान या फिर बाहर के आए हुए लोग हो जाते हैं। और ये जो सीमा पार से जो लोग आते हैं, सुनिए, ये आंतरिक सुरक्षा के मामले से इसे जोड़कर देखा जाता है। ये बड़ी चिंता का विषय है। इस पे भी बात कर लेते हैं। जो जिस डेमोग्राफी चेंज की बात की जाती है, उसमें अगर आप देखेंगे, जिन भी क्षेत्रों में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां की आबादी ऑलरेडी पहले से 57 की अगर आप बात करेंगी तो वहां पर 40% 35% आबादी मुस्लिम भाइयों की हमारी रही है। क्योंकि वो क्षेत्र जैसे कि जो बंटवारा हुआ, तो उन्हीं क्षेत्रों को बॉर्डर बनाया गया जहां पर मुस्लिम बाहुल्यता थी, उसी बात की डिमांड जिन्होंने की। तो जो भी एरिया हमारे पास रह गए, जो हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम समाज के लोग भारत में रहना चाहते थे, भारत का हिस्सा बन के रहना चाहते थे, तो उनकी आबादी पहले भी ज्यादा थी और आज भी है। अब अगर उसको आप अगर जनगणना के हिसाब से देखेंगे, अब इनसे एक बात और पूछिए कि आप कौन से आंकड़े पर बात करते हैं, किस आधार पर आप कह रहे हो कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, तो बताएंगे 2011 वाला। इसलिए कोई अभी रिसेंटली आंकड़ा तो आया नहीं है कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई, कैसे आपको पता है? भाई 11 की बात आप करिएगा, 11 के आंकड़े पर बात करिएगा और बात करिएगा कि डेमोग्राफी चेंज भी हो रही है। लेकिन जांच अगर हो रही है तो फिर उसमें कोई गलत है क्या? अगर जांच होती है तो फिर? अरे नैना जी, देखिए, आप पत्रकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई आप स्रोत दीजिएगा ना, कोई आंकड़ा दीजिएगा कि सिर्फ आकर गपोलिया करिएगा, सिर्फ आकर बोल दीजिए, उसको मान ले कि मतलब मेरा वचन ही मेरा शासन है, मतलब आप बोल दीजिए वो सही है। भाई आप किस आंकड़े के आधार पर ये बात कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है? इसलिए कि 11 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है। ठीक है कौन सा वो आंकड़ा है? संदीप जी का रुख करूं, लेकिन भूपेंद्र यादव जी भी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे, पहले उनका रिएक्शन सुन लेते हैं। कौन सी जांच करे, कौन से आंकड़े के आधार पर आप बात करते हैं? और मैं और बता देता हूँ, जिस उस समय भी जो चेंज हुआ है, सुन लीजिए नैना जी, 19% पूरे देश में मुस्लिम भाइयों की आबादी बढ़ी। ये जो 2011 की पूरे देश का ही हो रहे थे, और बॉर्डर एरिया में 24% थी। बात आप समझिएगा, बॉर्डर में 24%। और अगर वही हिंदू भाइयों का भी आप आंकड़ा देखेंगी तो पूरे भारत के औरत से ज्यादा बॉर्डर पर है। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, बॉर्डर पर कोई रहना नहीं चाहता, कोई जाना नहीं चाहता। अगर हमारे हिंदू भाई भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और हमारे मुस्लिम भाई भी बॉर्डर पर जनसंख्या इसलिए बढ़ा रहे हैं कि बॉर्डर सुरक्षित रहे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को जो है मतलब अच्छा मानना चाहिए। लद्दाख के लोगों ने सवाल किया कि भाई हम बॉर्डर पर रहते हैं, जो सुविधाएं मिलती थी वो आप क्यों खा ले रहे हो, हमको बॉर्डर छोड़कर अंदर आना पड़े। अरे भाई ये बताइए, बात करिएगा, गपोलिया हमसे नहीं चल पाती यार। क्या तुम भी जो है नमूनागिरी कर रहे हो? सुन लीजिए सुन तो लीजिए भूपेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। चले जाएंगे। अरे संदीप जी सुन लीजिए, आपने जो बातें कही इत्मीनान से सबने सुनी, उनकी भी बात सुनिए। संदीप जी, संदीप त्रिपाठी जी, मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए भूपेंद्र जी। सुनाओ उनको भी इधर सुनिए। बोलिए, आपकी बात का ऐसा है नैना जी, अरे मेरी बात सुनो यार। धमकाइए मैं। अरे संदीप जी, संदीप जी आपने सवाल पूछा, जवाब भी सुनिए प्लीज। बोलिए। अरे बोलने देंगे आप तभी ना बोल पाएंगे, वो बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बोलिए भूपेंद्र जी। 40 सेकंड से कपुलिया मार रहे, मैं देख रहा था कि मार ऐसा है, चला रहे हो दुकान। संदीप जी रुकिए संदीप जी सुनिए, जीवन भर आप वही किए हैं, जजमान का दाल चावल, जजमान का घी। अब्बा अरे वाह त्रिपाठी जी, यही करोगे टीवी चैनल पर बैठ करके? त्रिपाठी जी, जीवन भर तो तुम लोग देश को बर्बाद करा दिया कांग्रेसी मिल करके। ये पंडित जी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हो और बात करते हो, किसी को टीवी चैनल बोलने का अधिकार नहीं है। अरे जरा संयम में संदीप जी प्लीज, संयम में भाषा की मर्यादा बनाए रखें। आप लोग सभी सम्माननीय कैसी बातें कर रहे हैं संदीप जी? प्लीज, आपने बोला, जरा सुनिए उनकी बात। कभी सुना? मैं कभी बोला? आपने बोला तो
बोलिए भूपेंद्र जी, बोलिए। देखिए वक्त ऐसे बीतता चला जाएगा, काम की बात नहीं हो पाएगी। जी आप भूपेंद्र जी। बताइए क्वेश्चन इनका क्या, तभी तो पूरा भुला दिए नहीं, जो आप है ना, उनकी हल्ला बात पे करके। रिएक्ट कर रहे थे ना, वो बोल रहे थे आंकड़े किस आधार पर पेश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि बॉर्डर इलाका जितना हमारा है, क्योंकि बहुत बड़ी बॉर्डर इलाका हमारा बांग्लादेश से लगता है और उधर बर्मा से भी लगता है, और उसकी जो है क्षेत्रफल बहुत बड़ी लंबी बॉर्डर इलाका है। और कांग्रेस के रीजन में ये लोग जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति करके इतना बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को घुसा लिया इस देश के अंदर में, और सबको ये जो है ना डीप स्टेट बनाने का इनका बहुत बड़ा साजिश था। नैना यादव जी, मैं बताऊं, आज भी पूरे देश के अंदर में जितने भी कांग्रेस की जो है ना सरकारें हैं, आप चले जाइए कांग्रेस की सरकार के अंदर में, जहां जहां है मुस्लिम जो है ना सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या। ठीक है, देखिए वक्त की कमी, आखिरी में चाहूंगी 20-20 सेकंड का रिएक्शन ले लेती हूँ। संदीप जी, क्या सिर्फ ये विपक्ष की जहां जहां पे सरकारें वहां पर ही डेमोग्राफी चेंज हुई है? संदीप सर, क्या बोल रही है? संदीप मिश्रा जी, आपसे पूछना चाह रही हूँ मैं, आप तक आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। जी जी, ये सवाल आप ही से है, क्या विपक्ष की जहां जहां पे सरकारें रही है वहां की डेमोग्राफी चेंज हुई है सिर्फ? देखिए ये बात तो सही है कि घुसपैठिया फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी वही है जहां पे विपक्ष की सरकार है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए, आप बिहार में भी आप देखें कि अगर वहां पे घुसपैठिए पहुंचे हैं तो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो ममता बनर्जी सरकार का है, जिसके चलते हुआ। नहीं तो आप आसाम में बॉर्डर सटे होने के बावजूद हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, इसमें हर किसी को यह हो रहा है कि भाई आज आसाम से या तो बांग्लादेश भाग लिया जाए या पश्चिम बंगाल भाग लिया जाए, आसाम में रहने की स्थिति नहीं है सुरक्षित। और यही चीज जो है हर राज्य में अगर स्थापित हो जाती है तो निश्चित ही बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही छोड़ के भागेंगे यहाँ से। ठीक है, ठीक है। देखिए लेकिन ये हमेशा से बॉर्डर से जुड़े हुए जो इलाके हैं बड़े हमेशा से बहुत संवेदनशील रखे हैं। संदीप जी, वक्त की कमी है, मैं अब चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चुनाव है बिहार में, उसके इतर अगर हम बात करें, हेमंत बिस्व शर्मा उन्होंने गंभीर आंकड़े पेश किए और उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में स्थिति और भी ज्यादा घुसपैठियों के माध्यम से डेमोग्राफी चेंज होगी और भी ज्यादा स्थिति गंभीर होगी।